सोचो अगर किसी इंसान की ज़िंदगी ही दर्द बन जाए, वो ना हिल डुल सके, ना खा पी सके, ना चल फिर सके, उसका हर दिन मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक हो, तो क्या उसको मरने का अधिकार मिलना चाहिए? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी है, जिसके बाद से ही इंडिया में इच्छा मृत्यु एक चर्चा का विषय बन गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया क्या होता है, एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है और इसको लीगल करने में क्या दिक्कतें हैं। लेकिन उन सबसे पहले हम बात करेंगे हरीश राणा के केस के बारे में कि उनको इच्छा मृत्यु क्यों दे दी गई। हरीश राणा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे और उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से बीटेक की डिग्री ले रहे थे। और उनकी लाइफ तब बदल गई जब अगस्त 2013 में वो जिस पीजी में रहते थे वहाँ की चौथी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उनके शरीर में काफ़ी गंभीर चोटें लगती हैं और सबसे बड़ी चोट तो उनके दिमाग में लगती है। दिमाग में चोट लगने की वजह से उनका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसके बाद से वो वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है ये जान लो। ये एक अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस सिंड्रोम होता है, जिसमें हमारे दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो सांस ले पाता है और सोना जगना कर सकता है, लेकिन और बाकी के काम जैसे उठना बैठना, हंसना बोलना, खाना पीना, ये सब करने में वो असमर्थ हो जाता है। इसके बाद से 2013 से लेकर 2026 तक हर्षित राणा पूरी तरह से कोमा में रहते हैं और वो पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और मेडिकल असिस्टेंट की वजह से ज़िंदा रहते हैं। हरीश राणा के वेजिटेटिव स्टेट में चले जाने के बाद उनके माता पिता ने गाज़ियाबाद आने का फ़ैसला किया, जिसके बाद गाज़ियाबाद के एक हॉस्पिटल में हरीश राणा का इलाज स्टार्ट हुआ और अच्छे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की निगरानी में उनको रखा गया। उनके माता पिता ने भी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की, उनकी केयर की और काफ़ी सालों के बाद भी उनकी हेल्थ में सुधार नहीं हुआ और कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दी। जिसके बाद कुछ समय बाद डॉक्टर्स ने भी होप छोड़ दी और बोला कि शायद अब हरीश राणा कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और वो जब तक भी ज़िंदा रहेंगे इसी कंडीशन में रहेंगे और शायद धीरे धीरे उनकी कंडीशन और भी वर्स होती जाएगी। कुछ समय बाद उनके परिवार ने और डॉक्टर्स की सलाह पे उनको घर पे ही रखा और उसके बाद घर पे ही उनका इलाज जारी रखा और उनको एक पाइप के थ्रू जो उनके स्टमक पे गई थी उसके थ्रू उनको पानी और खाना दिया जाता था और उनकी देखभाल की जाती थी। लेकिन इतनी केयर और मेडिकल असिस्टेंस के बाद भी हरीश राणा काफ़ी समय से लेटे थे और इसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में चोटें आ गई थी और जिसकी वजह से वो काफ़ी दर्द में रहने लगे और धीरे धीरे उनकी कंडीशन और भी बिगड़ रही थी। तो सबसे पहले 2024 में उनके पिता अशोक राणा ने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए पिटीशन डाली, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद एक बार फिर अगस्त 2024 में उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला और केवी विश्वासनाथन ने उनके पिता को कहा कि अगर वो आर्थिक रूप से अपने बेटे का इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो ये जिम्मेदारी उन्होंने यूपी के गवर्नमेंट को दे दी और उनकी इच्छा मृत्यु वाली पिटीशन को रद्द कर दिया। लेकिन एक बार फिर 2025 में अशोक राणा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए और उन्होंने बात को पूरी तरह से समझाया कि बात सिर्फ सक्षम होने या ना होने की नहीं है, वो अभी भी इतने सक्षम हैं कि वो अपने बेटे का इलाज करा सकते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे। अगर उनका बेटा ठीक हो ही नहीं सकता और उसके ठीक होने की कोई भी होप्स नहीं है और धीरे धीरे उनके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं और कब तक वो उसका ध्यान रख पाएंगे। अगर ध्यान रखने के बाद वो कभी ठीक हो पाता तो वो ध्यान रखते, लेकिन जब उनके इतनी केयर और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी उनके बेटे की तबीयत धीरे धीरे और भी बिगड़ रही है तो उसको इस कंडीशन में ज़िंदा रखना कहाँ तक सही होगा। जो दर्द वो रोज़ फील कर रहा है उससे अच्छी तो मौत ही होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी मेडिकल बोर्ड को गठित किया, जिस बोर्ड में वो डॉक्टर थे जो हरीश राणा का ट्रीटमेंट कर रहे थे और 2 और एक्सपर्ट्स जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि हरीश राणा शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और उनकी कंडीशन सुधरने का भी कोई चांस नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया गया जिसने यही सेम बात रिपीट की कि हरीश राणा के ठीक होने के चांसेस अब बिल्कुल नहीं हैं और वो काफ़ी दर्द में हैं
और मरना, डिग्निटी से मरना उनका अधिकार होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया और ये बताया कि हरीश राणा को एम्स ले जाया जाए, एम्स दिल्ली ले जाया जाए, जहाँ पे डॉक्टर्स की एक पूरी टीम और एक्सपर्ट्स की पूरी टीम उनका देखभाल करेगी और जिन सब मेडिकल सपोर्ट्स की वजह से वो ज़िंदा हैं उनको हटाया जाएगा ताकि वो नेचुरली डेथ कर सके। और इसको पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है। तो पैसिव यूथेनेसिया का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान तड़प के मरे, बल्कि जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो इसीलिए होती है कि वो इंसान ज़्यादा तड़पे नहीं, उसको मेडिसिन दी जाएँ जिसकी वजह से उसका दर्द कम हो सके, बस उसके वो लाइफ सपोर्ट्स हटा दिए जाएँ जिसकी वजह से वो ज़िंदा है। अब आज 17 तारीख है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आज के दिन उनको उनकी डेथ हुई नहीं है, बस उनके लाइफ सपोर्ट्स हटा दिए गए हैं। जैसे जो पाइप उनके स्टमक में थी जिससे उनको पानी और खाना दिया जा रहा था वो हटा दिया गया है। अब वो धीरे धीरे अब नेचुरली डेथ कर पाएंगे। तो ये थी पूरी कहानी हरीश राणा की। अब बात करते हैं यूथेनेसिया होता क्या है। यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु होती है कि जब कोई इंसान ऐसी कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जिसका या तो ना इलाज हो सके और उस पेशेंट के ठीक होने के चांसेस भी बिल्कुल ना हो, तो वो इंसान डिग्निटी से मरने का अधिकार रखता है। ये होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु 2 टाइप की होती है, पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया में ये होता है कि जिस भी मेडिकल सपोर्ट की वजह से इंसान ज़िंदा है, जैसे वेंटिलेटर हो गया या कोई दूसरी चीज़, उसको हटा लिया जाए जिससे वो नेचुरली डेथ कर सके। और एक्टिव यूथेनेसिया होता है कि उस इंसान को ऐसी कोई ड्रग या दवाई बाहर से दी जाए जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी मर जाए। अपने भारत में एक्टिव यूथेनेसिया इलीगल माना जाता है और पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया गया है, जिसमें अरुणा शानवाग के केस ने बहुत दिया था। अरुणा शानवाग का केस 2011 में आया जब उनकी एक वकील ने उनके लिए पैसिव यूथेनेसिया की मांग की, लेकिन जो डॉक्टर्स अरुणा शानवाग की केयर कर रहे थे उन्होंने उसको मना कर दिया और बोला कि नहीं, वो उनकी केयर को जारी रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से अरुणा शानवाग को यूथेनेसिया नहीं दिया जा सका और वो 42 सालों तक कोमा में रही और उसके बाद 2015 में नेचुरली ही डेथ कर गई। इसके बाद से 2018 में अपने भारत में यूथेनेसिया को, पैसिव यूथेनेसिया को लीगल किया गया और ये बोला गया कि हाँ, अगर कोई इंसान ऐसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज संभव नहीं है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो उसको यूथेनेसिया के थ्रू मरने का अधिकार दिया जा सकता है जिससे वो डिग्निटी के साथ मर सके। तो बात यह है कि अब क्या परेशानी है कि इसको लीगल करें या नहीं करें, और इस मतलब जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है वो क्यों अलाउ नहीं करती है यूथेनेसिया के लिए। तो यूथेनेसिया की जब भी बात आती है तो लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप तो ये है जो ये मानता है कि ज़िंदगी भगवान की दी हुई है और हम इसको नहीं छीन सकते हैं, इसलिए वो यूथेनेसिया को इलीगल समझते हैं। और दूसरा ग्रुप ये है जो ये समझते हैं कि इंसान को इतनी दर्द में के साथ ज़िंदा रखना सही नहीं है, वो अपनी डिग्निटी के साथ मरने का अधिकारी है। ये भारत का पहला केस था जब किसी इंसान को इच्छा मृत्यु का अधिकार मिला है। आज भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूथेनेसिया को लीगल नहीं मानती हैं और यूथेनेसिया को लीगल करने वाली पहली कंट्री नीदरलैंड थी जिसने 2002 में ही इसको लीगल कर दिया और भारत में 2018 में यूथेनेसिया को लीगल किया गया है। आप लोग का क्या मानना है, यूथेनेसिया को हर जगह पे लीगल कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। टाटा।